So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start the next method to calculate slope and deflection, that is method number 5, that is strain energy method. Now ये जो method है strain energy method, this is very important for your competitive exam point of view, because कई बार competitive exam में आपसे पूछेगा वो टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर पोर्टल फ्रेम्स के लिए आपसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछेगा, और आपसे पूछेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड मेंबर्स। एंड अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके लिए आप पहले बताइए वो 4 मेथड्स नहीं लगा सकते हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज एप्लीकेबल। देखिए फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्ट्रेन एनर्जी मेथड को एज अ ब्रह्मास्त्र कहा जाता है कि अगर किसी भी मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है देन यू कैन इजीली अप्लाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ स्ट्रेन एनर्जी मेथड का क्या है कि स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डर है इस मेथड से। स्टूडेंट ये मेथड को मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ के चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार दिस मेथड इज़ वेरी लेंदी, बट एक्चुअल में दिस मेथड अगर इसके आप कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ लेंगे तो दिस मेथड इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना ये देखने से लगता है। ठीक है, सो आपको इसको प्रॉपर कंसंट्रेशन से समझना है। एक बार ये मेथड समझ में आ गया देन इट विल बी वेरी इजी, आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे रिलेटेड टू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड पर्टिकुलरली आपको यूज करना है फॉर द केस ऑफ पोर्टल फ्रेम्स। अगर फ्रेम से रिलेटेड आपको पूछता है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहां पे आपको आगे की 4 मेथड्स इतना हेल्प नहीं करेगी जितना हेल्प आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से मिलेगा। या तो फिर कर्व्ड मेंबर्स है, कर्व्ड मेंबर्स के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही एक ऑप्शन है आपके पास। एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर्व्ड मेंबर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, गेट में भी आया हुआ है। इनफैक्ट 2013 या 14 में कर्व्ड मेंबर का उसने डिफ्लेक्शन पूछा था। सो ओनली स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज एन ऑप्शन। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड हम पहले देखते हैं कि किस कंडीशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो सभी कंडीशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली फॉर सम केसेस ये सुटेबल रहता है ज़्यादा। सो प्लीज राइट दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स। सो ये मेथड को आप प्रिज्मेटिक मेंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर कैंटिलीवर्स, फ्रेम्स, आर्चेस ब्रैकेट में लिखे कर्व्ड मेंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो फॉर पोर्टल फ्रेम्स, फॉर आर्चेस, कर्व्ड मेंबर्स, इन सभी केसेस में दिस मेथड दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड यही आपको हेल्प करेगा और इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रेन एनर्जी मेथड हम कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट स्ट्रेन एनर्जी। नाउ इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उस चैप्टर में हमने स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है एंड हमें अच्छे से पता है कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे हम एक बार और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। देखिए स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन्स। जब भी आप मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या होता है, मटेरियल में स्ट्रेन्स आते हैं। अगर इसको हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो जब भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वो एनर्जी का एक पार्ट तो डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और एक पार्ट स्टोर हो जाता है इन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन्स। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, जो मटेरियल में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन्स। मतलब कि मटेरियल के डिफॉर्मेशंस को, मटेरियल जो डिफॉर्म हो रहा है उसको हमने किससे रिलेट किया है, उसको रिलेट किया है एनर्जी से, और उसी एनर्जी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मटेरियल का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस मेथड। सो हमने देखा था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज द कॉजेज ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या क्या कॉजेज पढ़े थे? सबसे पहला कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन हमने पढ़ा था एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स वाज अ कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। उसका सेकंड कॉज पढ़ा था दैट इज ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स, तो दैट वाज आल्सो अ कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। थर्ड पढ़ा था कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन वाज एक्सियल मोमेंट, एंड लास्ट पढ़ा था दैट इज ट्रांसवर्स मोमेंट। ठीक है, एक्सियल मोमेंट दैट इज नथिंग बट टॉर्क एंड ट्रांसवर्स मोमेंट दैट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट। सो दीज वर द 4 कॉजेज ऑफ
डिफॉर्मेशन। एंड इन 4 कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, इन 4 कॉजेस की वजह से मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है। जिस भी फिनोमिना की वजह से, जिस भी लोडिंग की वजह से मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएंगे, उस लोडिंग की वजह से क्या होगा, मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा। तो अब हम देखेंगे अलग अलग कि एक्सियल लोड लगाते तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, एक्सियल कपल लगाते दैट इज टॉर्क लगाते तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, या तो फिर बेंडिंग मोमेंट लगा रहे तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है, या तो फिर ट्रांसवर्स फोर्स दैट इज शियर फोर्स लगा रहे तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो फर्स्ट लिखिए इसमें, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल फोर्स। नाउ एक्सियल फोर्स की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिलियंस हमने पढ़ा था, रेजिलियंस, व्हाट वाज रेजिलियंस, इट इज द एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल व्हेन द लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। हम सारा का सारा जो भी बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, इलास्टिक लिमिट के लिए ही बात करेंगे। इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हम बात नहीं कर रहे। जो भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरा चैप्टर चल रहा है, दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, ड्यू टू द एक्सियल फोर्स कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है मटेरियल में इफ द लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, इट इज इक्वल्स टू रेजिलियंस। एंड रेजिलियंस का वैल्यू क्या था, रेजिलियंस वाज U is equals to half into P into delta, यही था रेजिलियंस, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। ना उसके बाद हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया था, डिफ्लेक्शन वॉट PL अपॉन A इन द केस ऑफ एक्सियल लोडिंग डिफ्लेक्शन कितना निकाला था, इट वॉज PL अपॉन E। तो क्या मैं इसको लिख सकता हाफ इंटू PL स्क्वायर अपॉन, और यू कैन से PL स्क्वायर अपॉन 2A। नाउ ये जब हमने इक्वेशन लिखा था डिफ्लेक्शन का, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन E, तो इसके साथ देयर वर 3 कंस्ट्रेंट, 3 कंडीशंस थी इसके साथ में। कौन कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो लोड P है, दिस लोड P शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन, थ्रू आउट द लेंथ, क्या होना चाहिए, लोड यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, और क्या था, हुक्स लॉ मस्ट बी वैलिड। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ में 3 कंडीशंस लगी हुई थी। अब जहां पर भी लोड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ नहीं था, वहां पे हमने क्या किया था, एक एलिमेंट कंसिडर किया था, और उस एलिमेंट पे हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर दिया था। जहां पर भी हमारा नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर आ रहा था, नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर मतलब जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज नॉट सेम थ्रू आउट द लेंथ, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे भी हमने एक एलिमेंटल लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया था और उसको इंटीग्रेट कर दिया था थ्रू आउट द लेंथ। सो इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ फॉर्म ऑफ एलिमेंटल लेंथ, ताकि क्या हो, ताकि ये जो 3 कंडीशंस है ये हट जाए। सो वी कैन राइट U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ px स्क्वायर dx अपॉन 2AE। now इसमें there is only one condition required, that is Hooke's law is valid, Hooke's law must be valid। तो आउट ऑफ द 3 कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी, इसमें क्या होना चाहिए, Hooke's law, if the Hooke's law is valid you can easily apply this equation, ठीक है। नाउ इन दिस इक्वेशन इफ द लोड इज वेराइंग, अगर लोड वेरी कर रहा है तो वो आपका इंटीग्रेशन में आ जाएगा, अगर एरिया वेरी कर रहा है तो वो भी क्या होगा, इंटीग्रेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपको उसको अलग से एलिमेंटल लेंथ लेके इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इस इंटीग्रेशन में दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली गई है। सो दिस वाज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स। अब देखेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स। सो सेकेंड इज strain energy due to transverse force. Transverse force is what? It is nothing but shear force. So shear force की वजह से strain energy is integration of sx square dx upon 2ag. So this is the strain energy due to transverse force, that is shear force. Now third is strain energy due to ट्रांसवर्स कपल, दैट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट की इस वजह से स्ट्रेन एनर्जी होता है mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, ठीक है। इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। एंड लास्ट इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल कपल, दिस इज नथिंग बट
torque, strain energy due to torque, and strain energy due to torque is equals to integration of dx square dx upon 2GIP, dx square dx upon 2GIP। यहाँ पे बताइए व्हाट इज दिस, a इंटू ई, a इंटू ई क्या था, दिस वॉज axial rigidity, a into e was axial rigidity. Similarly a into g was what, a into g was shear rigidity, it was shear rigidity. E into I was what, flexural rigidity, E into I was flexural rigidity, and G into IP was, G into IP is torsional rigidity. So ये क्या है, ये सारी टर्म्स रिजिडिटी के टर्म्स में, E into IP was flexural rigidity, GIP is torsional rigidity, A into G is shear rigidity, and A into E is axial rigidity. So these are the four expression of strain energy stored in the material. Now out of these four, हम जो इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू ट्रांसवर्स कपल ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे। और इन द अदर वे हम कह सकते हैं कि जो भी डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वजह से, क्योंकि हम ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो शियर की वजह से डिफ्लेक्शंस आते हैं दैट आर वेरी 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 स्मॉल डिफ्लेक्शंस, वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शंस आते हैं दैट आर लार्ज एज कंपेयर टू शियर की वजह से जो डिफ्लेक्शंस आते हैं। इसलिए हम कौन से डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करेंगे, ओनली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं वही कैलकुलेट करेंगे। दैट इज जो हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, वो स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मेथड दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्या बोलता है ये मेथड, देखिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। The first condition is, so suppose this is a loaded structure, this is point A, this is point B, and here this is point C, this is load P, this is Q, and due to the loading structure क्या हो रहा है, structure is deflecting like this। ठीक है, लोड की वजह से structure कोई डिफ्लेक्ट हो रहा है like this। Now strain energy क्या बोलता है, strain energy method, the deflection under the load delta B, मैं इसको लिखूंगा, this is point C, the deflection under the load that is delta B is equals to del U by del P, which means the deflection is equals to partial derivative of total strain energy with respect to the load। देखिए अगर आपको डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, डेल्टा बी, तो आप क्या करेंगे, इस मेंबर में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है ड्यू टू फोर्स क्यू एंड फोर्स पी दोनों की वजह से टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे उस लोड से जिस लोड के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, जिस लोड के अंदर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन अंडर द लोड Q, that is delta C, so delta C will be equals to del U by del Q। समझ में आया? अगर आपको C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो C पॉइंट पे जो लोड लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे। अगर P लोड के अंडर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड P। व्हाट इज U हियर? U इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू P एंड Q। ठीक है, सो स्ट्रेन एनर्जी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो तो जितना भी लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे सभी लोडिंग की वजह से आप मेंबर में टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, बट उसको डिफरेंशिएट उस लोड के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस लोड के अंडर आपको क्या चाहिए, जिस लोड के अंदर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में लोड लग रहा है कुछ ऐसा, दिस इज लोड Q, this is load P
एंड ड्यू टू दिस लोडिंग क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट हो रहा है लाइक दिस. ड्यू टू द लोडिंग स्ट्रक्चर इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड लाइक दिस. नाउ अब देखिए, अब इफ यू कैलकुलेट del u by del p, it will give you this deflection. ठीक है, this is delta b. So delta b is equals to what? Delta b is equals to del u by del p. बट अगर आप del u by del q कैलकुलेट करेंगे, del u by del q, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग. समझ में आया? दिस इज, सपोज दिस इज पॉइंट सी, so this becomes delta c. So del u by del q will give you what? Delta c. del u by del q आपको क्या देगा? डेल्टा c. कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड आपको क्या देता है? आपको देता है डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली. समझ में आया? वर्टिकल डिफ्लेक्शन या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन नहीं देगा. जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की वैल्यू देगा. क्या? डेल यू बाय डेल पी और डेल यू बाय डेल क्यू, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू concentrated load. It will give you the value of deflection under the load in the direction of load only. जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? उस डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, ना कि हमेशा वर्टिकल या हमेशा हॉरिजॉन्टल. ऐसा नहीं है. जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या देगा? आपको डिफ्लेक्शन देगा. यहाँ पे देखिए, जो पी लोड है वो कहाँ पे लग रहा था? पी लोड लग रहा था इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, तो डिफ्लेक्शन कौन सा मिला? वर्टिकल. यहाँ पे क्यू लोड कैसा लग रहा है? इंक्लाइंड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन कैसा मिला आपको? इंक्लाइंड. अगेन यू क्या है? यू इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू पी एंड क्यू बोथ. या और भी कोई फोर्सेस लगते, पी क्यू आर एस टी यू वी, जितने भी फोर्सेस लग रहे सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है आपको किसमें? स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हुए. नाउ थर्ड देखिए, इसमें थर्ड, suppose this is a loaded structure and it is subjected to point load P at the free end and there is a point C. Now इस point P की वजह से क्या हो रहा है? ये स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, P लोड की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मैंने ब्लू कलर से डिफ्लेक्टेड शेप बताया. पॉइंट C कोई इंटरनल हिंज नहीं, इट इज अ पॉइंट ऑन दी बीम. तो मेंबर में एक पॉइंट C है, लोड लग रहा है पॉइंट B पे. नाउ आपको पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है, पर सी पे कोई लोड नहीं लग रहा है. देखिए, ये जो मेथड है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देगा जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है. अभी हमने देखा ऊपर, डेल यू दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू concentrated load. It will give you what? It will give you deflection under the load in the direction of that load. जिस लोड के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उस लोड के अंडर डिफ्लेक्शन मिलेगा और उस लोड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा. नाउ अब पॉइंट सी पे कोई लोड लग नहीं रहा है, बट पॉइंट सी पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है. अगर किसी पॉइंट पे लोड नहीं लग रहा है और उस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है उस पॉइंट पे यू हैव टू अप्लाई अ डमी लोड, अ सूडो लोड और इमेजनरी लोड. आपको उस पॉइंट पे एक इमेजनरी लोड लगाना पड़ेगा P डैश. ठीक है, एक इमेजनरी लोड लगाया P डैश, एंड इस इमेजनरी लोड को आप इमेजनरी कंसिडर नहीं करेंगे, एज अ रियल कंसिडर करेंगे. एंड यू विल कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द लोडिंग, दैट इज P डैश. अगर QRST लग रहा है तो उनकी वजह से भी यू विल कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, दैट इज डेल्टा C, तो डेल्टा C क्या होगा? डेल्टा C विल बी डेल U बाय डेल P डैश, एंड वहाँ पे P डैश की वैल्यू को क्या रखेंगे आप? 0. समझ में आया आपको? अगर किसी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है बट उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उस पॉइंट पे डमी, एक सूडो या एक इमेजनरी लोड लगा दोगे, and you will calculate total strain energy
ड्यू टू ऑल दी लोड्स इंक्लूडिंग दी इमेजनरी लोड, सभी लोड्स की वजह से आप क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। एंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हुए आप उस इमेजनरी लोड का कॉन्ट्रीब्यूशन भी लेंगे। एंड एट द लास्ट आप क्या करेंगे, आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट इमेजनरी लोड। एंड उसके बाद उस इमेजनरी लोड की वैल्यू को क्या रखेंगे, इक्वल्स टू 0 रख देंगे। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने क्या लगाया था, इमेजनरी लोड इन द डायरेक्शन ऑफ इमेजनरी लोड ओनली। जिस डायरेक्शन में आपने इमेजनरी लोड लगाया था, जिस पॉइंट पे आपने इमेजनरी लोड लगाया था, उस पॉइंट पे इमेजनरी लोड के डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। जो यू आप कैलकुलेट करेंगे, यू इज ड्यू टू, यू इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू पी डैश एक्सेट्रा और भी जो भी लोड्स लग रहे वो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफ्लेक्शन की। वापस से आपको बता देता हूं, अभी तक हमने 3 सिनेरियोज देखे। सबसे पहला सिनेरियो क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड एट अ पॉइंट, इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड, it will give you deflection under the load in the direction of that load only। and third बोलता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है बट उस पॉइंट पे लोड नहीं लग रहा है, what you have to do, you have to apply a imaginary load and you will calculate total strain energy due to all the loading, जो भी लोडिंग लग रही है वो प्लस इमेजनरी लोड। एंड क्या करेंगे आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द इमेजनरी लोड एंड एट द लास्ट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ इमेजनरी लोड एज 0। नाउ ये तो सब बात हो गई किसके बारे में, ये सब बात हो गई डिफ्लेक्शन के बारे में, स्लोप के बारे में बात नहीं किया है। तो अब हम बात करेंगे स्लोप के बारे में। नाउ स्लोप के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो मैथड है स्ट्रेन एनर्जी मैथड, सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन देगा जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वराइंग लोड लग रहा है स्ट्रक्चर में एंड आपको अगर डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पॉइंट पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक डमी लोड लगाना पड़ेगा, डमी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तभी आपको क्या मिलेगा, आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन सिर्फ उसी पॉइंट पे मिलेगा जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। आपको किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है या स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है, तो यू हैव टू अप्लाई अ डमी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट स्लोप। सो नेक्स्ट सिनेरियो, अगेन देयर इज अ बीम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट m, ठीक है। दिस इज अ बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट m। ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट क्या हो रहा है, द बीम इज डिफ्लेक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ क्या बोलता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड बोलता है स्लोप एट द पॉइंट इज इक्वल्स टू थीटा बी इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एम, ठीक है। मतलब बी पॉइंट पे इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप, सो थीटा बी क्या होगा, theta b will be equals to differentiation of total strain energy with respect to the concentrated moment. Slope under the concentrated moment is equals to deflection of total strain energy with respect to the concentrated moment. Same to same procedure है जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड लोड के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। स्ट्रेन एनर्जी आपको सभी लोड का कंट्रीब्यूशन लेकर के दैट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज यू, यू इज अगेन आई एम राइटिंग यू इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी। Now last scenario, suppose this is a loaded structure, this is point A, this is point B and this is point C. Due to this loading structure ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है and you want to calculate slope at point C. Point C पे आपको slope calculate करना है, that is theta C is equals to question mark. So what you have to do, you have to apply a dummy moment m dash, आपको एक dummy moment लगाना पड़ेगा m dash एंड
the differentiation of total strain energy with respect to dummy moment is equals to what? Is equals to slope at point C, and at the last you have to put the value of dummy moment is equals to what? Is equals to 0. समझ में आया? अगर आपको किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है बट उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लग रहा है, देन यू हैव टू अप्लाई अ सूडो इमेजिनरी और अ डमी मोमेंट, एंड उस डमी मोमेंट को आपको क्या करना है? उस डमी मोमेंट को आपको रियल की तरह ट्रीट करना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इंक्लूडिंग दिस इमेजिनरी मोमेंट ऑल्सो। ठीक है, सभी फोर्सेस की वजह से आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है इंक्लूडिंग दिस इमेजिनरी मोमेंट, एंड एट द लास्ट आप क्या करेंगे? टोटल स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस डमी मोमेंट, एंड डमी मोमेंट की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद क्या रख देंगे? 0। ठीक है, अब जैसे कि डिफ्लेक्शन दे आ रहा था हमें इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा था उस डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा था। सिमिलरली जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज, तो ये थीटा भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है उस डायरेक्शन में आपको स्लोप मिलेगा। आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाया क्लॉकवाइज और थीटा की वैल्यू आ गई नेगेटिव, दैट मीन स्लोप इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाया क्लॉकवाइज एंड थीटा की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, दैट मीन द स्लोप इज क्लॉकवाइज। सो जिस डायरेक्शन में आप कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा? आपको स्लोप मिलेगा। Now please write, according to strain energy method, the deflection at any section in the direction of concentrated load will be equals to partial derivative of total strain energy with respect to concentrated load at that point. So deflection at any section in the direction of concentrated load will be equals to partial derivative of total strain energy with respect to that concentrated load. Next लिखिए, if deflection is required at a point where there is no concentrated load, then we have to apply an imaginary concentrated load at that point in the direction where deflection is required. अगर किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं लगा है एंड उस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? हम एक इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाएंगे किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन सच केस डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to imaginary load at that point, and in the final result the value of imaginary load is to be put as 0. ठीक है, आपको इमेजिनरी लोड लगाना है एंड उस इमेजिनरी लोड के साथ जो भी अलग एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है सबकी वजह से आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उस टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी लोड, एंड उस पार्शियल डेरिवेटिव में आपको इमेजिनरी लोड की वैल्यू को क्या रख देना है? 0 के बराबर। जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, सिमिलरली स्लोप एट एनी सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट will be equal to partial derivative of total strain energy with respect to concentrated moment at that point. So if you want to calculate slope, what you have to do? You have to calculate total strain energy, and उस total strain energy को आपको differentiate करना पड़ेगा with respect to concentrated moment. ठीक है, जिस पॉइंट पे concentrated moment लग रहा है उस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट पे आपको स्लोप मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ स्लोप इज रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट वेयर देयर इज नो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, देन वी हैव टू अप्लाई इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट दैट पॉइंट। इन सच केस स्लोप विल बी इक्वल टू partial derivative
of total strain energy with respect to imaginary moment, and in the final result imaginary moment to be substituted as 0. अगर किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लग रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एट दैट पॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाना पड़ेगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द लोडिंग, जितना भी लोड लग रहा है प्लस दिस इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, एंड ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। जो भी रिजल्ट मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव का, उसमें आपको इमेजिनरी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वैल्यू को क्या रख देना है, 0 रख देना है। नाउ इसके नीचे एक नोट लिखिए, नोट डिफ्लेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ओनली, सिमिलरली स्लोप विल ऑल्सो बी इन द डायरेक्शन ऑफ concentrated moment only, that is clockwise concentrated moment will give clockwise slope as positive। ठीक है, अगर clockwise concentrated moment लग रहा है तो clockwise अगर पॉजिटिव आएगा स्लोप तो क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो पॉजिटिव अगर स्लोप आ रहा है तो उसको आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज स्लोप है, नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज स्लोप है। सो दिस इज दी मैथड, स्ट्रेन एनर्जी मैथड, बस इतना ही है। बस अब हम इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, कैसे उसका डिफरेंशिएट करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते। इजी प्रोसीजर है, आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा।